नमस्कार, विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। देखिए अध्याय 2.3 यानी इस भारत में यूरोपीय कंपनियां के उदय से संबंधित तीसरा ये वीडियो है। एमसीक्यू टाइप का स्टैटिक होगा, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस निर्णायक युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर भारत में उसकी राजनीतिक शक्ति का अंत कर दिया? तो ये ऑप्शन बी से होगा, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास। देखिए 22 जनवरी 1760 ईस्वी को इस युद्ध में यानी वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की सेना को अंतिम रूप से हरा दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सर आयरकोट ने। देखिए ब्रिटिश जनरल सर आयरकोट ने वांडीवास के मैदान में फ्रांसीसी सेना को मात दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति कौन था? तो ये था काउंट डी लाली। देखिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा भेजा गया गवर्नर जनरल काउंट डी लाली इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की कमान संभाले हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के होने पर समाप्त हुआ था? ये हुआ था समाप्त पेरिस की संधि। देखिए 1763 ईस्वी में यूरोप में हुई पेरिस की संधि के साथ ही भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। चलते आगे, अगला प्रश्न, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के तहत अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां किस शर्त पर वापस लौटाई थी? तो ये वे केवल व्यापार करेंगे और किलाबंदी या सेना नहीं रख सकेंगे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत आने वाला विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही काल क्रमानुसार क्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन आया और उसके बाद इस तरह से बढ़ते हुए क्रम। तो ये है ऑप्शन बी से होगा। पहले आए पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का सही क्रम है, पुर्तगाल कब आए? 1498 ईस्वी। उसके बाद डच कब आए? 1602 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए? 1608 ईस्वी में। और डेनिश कब आए? ये आए 1616 ईस्वी में। और लास्ट में फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी नाम क्या था? ये है ऑप्शन ए, एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया। देखिए पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य अपनी उसकी कंपनी को एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता है या रखा था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना फोर्ट गुस्तावस निर्मित किया था? ये है ऑप्शन ए, चिनसुरा। देखिए डचों ने बंगाल के चिनसुरा में अपनी व्यापारिक केंद्र की सुरक्षा के लिए फोर्ट गुस्तावस का निर्माण किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, डचों द्वारा पुलिकट में बनाए गए प्रसिद्ध किले को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है फोर्ट गैड्रियन। देखिए तमिलनाडु के पुलिकट में डचों ने एक मुख्य सुरक्षा दुर्ग बनाया जिसका नाम था फोर्ट गैड्रियन। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में कौन सा यूरोपीय शक्ति सबसे पहले आई और सबसे अंत तक यानी 1961 में वापस गई? तो ये थे सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? 1498 ईस्वी में। और भारत में जब ये गए सैन्य कार्रवाई के द्वारा दिसंबर 1961 ईस्वी में गए थे, गोवा छोड़कर। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के किस राजा को द नेविगेटर कहा जाता था? तो ये है ऑप्शन ए सही, प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने नक्शों और समुद्री अभियानों को भारी वित्तीय सहायता प्रदान किया था, इसलिए उसको ये कहा जाता था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज 1487 ईस्वी में किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? ये किया था बार्थोलुम्स डियाज। देखिए बार्थोलुम डियाज अफ्रीका के दक्षिणी कोने यानी अफ्रीका के इस दक्षिणी कोने में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप से भारत के
कालीकट तक रास्ता दिखाने वाले गुजराती नाविक का क्या नाम था? तो इसका नाम था अहमद इब्न माजिद यानी अब्दुल मजीद। देखिए गुजरात का एक नाविक था। इसकी सहायता से ही वास्को डी गामा हिंद महासागर को पार कर सका था। चलते आगे, अगला प्रश्न है पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार या कब्र भारत में किस स्थान पर स्थित है? यह है गोवा में। देखिए पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क की मृत्यु कब हुई थी? 1515 ईस्वी में गोवा में हो गई थी और यहीं पे उसका मजार है, यहीं पे इसको दफना दिया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की नीति को बढ़ावा दिया था? ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि स्थानीय बस्तियां बसाई जा सके। चलते आगे, अगला प्रश्न है इंटरलोपर्स शब्द का प्रयोग मध्यकाल यानी आधुनिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में किसके लिए किया जाता था? ये शब्द का प्रयोग तो ये किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बिना अवैध व्यापार करने वाले मुक्त ब्रिटिश व्यापारी। देखिए एशिया में ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार का उल्लंघन कर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरलोपर्स कहा जाता था उस समय। कब? मध्यकाल और आधुनिक काल के समय। चलते आगे, अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने 1686 ईस्वी में हुगली से अंग्रेजों को मार भगाया था? ये था औरंगजेब ने। देखिए औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उग्र रवैये के कारण उन्हें हुगली से खदेड़ दिया और जिसके बाद अंग्रेजों को क्षमा मांगनी पड़ी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए किस बंदरगाह को अपना मुख्य केंद्र बनाया था? ये है हुगली। देखिए पुर्तगाली बंगाल के हुगली बंदरगाह का उपयोग खाड़ी में जहाजों को लूटने के अड्डे के रूप में क्या करते थे? चलते आगे, अगला प्रश्न है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? ये थी डच। देखिए 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया था जिसे बाद में रिजविक की संधि द्वारा उन्हें वापस करना पड़ा। चलते आगे, अगला प्रश्न है मद्रास के निकट स्थित फोर्ट सेंट डेविड का निर्माण किस यूरोपीय शक्ति द्वारा कराया गया था? यह कराया गया था ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने कडलोर यानी मद्रास के पास में फोर्ट सेंट डेविड नामक एक मजबूत दुर्ग खरीदा और उसको काफी बढ़िया से विकसित किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है 1748 के सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाले कैप्टन का क्या नाम था? ये है कैप्टन पैराडाइज। देखिए फ्रांसीसी कंपनी कैप्टन पैराडाइज के एक नेतृत्व में एक छोटी सी अनुशासित सेना की टुकड़ी भेजा था, साथ में अनवरुद्दीन की मजबूत ये जो छोटा सा टुकड़ी गया था ये नवाब अनवरुद्दीन की एक मजबूत सेना थी, इस विशाल सेना उसको हरा दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की किस गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया था? तो ये है सर जॉन चाइल्ड। देखिए बंबई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी थी जिसके कारण औरंगजेब ने उसे बाहर निकलने का आदेश दिया था भारत से। चलते आगे, अगला प्रश्न है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आने से भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत मुख्य रूप से किसके द्वारा शुरू की थे? तो ये है ऑप्शन ए पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली अपने साथ यूरोपीय गोथिक शैली के चर्च और इमारत बनाने की कला भारत लाए थे, विशेषकर वो गोवा में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस मुख्य कारण के या विवाद की वजह से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के उत्तराधिकारी के आंतरिक विवाद के कारण। देखिए हैदराबाद में नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन बनाम चंदा साहब के विवाद में कंपनियों ने अलग अलग पक्ष का समर्थन किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है अंबर का युद्ध यानी बैटल ऑफ अंबर 1749 ईस्वी में डुप्ले और चंदा साहब की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के किस नवाब को मार डाला था? तो ये था अनवरुद्दीन को। देखिए अंबर के युद्ध में फ्रांसीसी समर्थित गुट ने नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया और उसको मार दिया था। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर